हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ वैसे कानून भी हैं जो राज्य के साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी होते हैं? या आप ये समझते हैं कि हमारे देश में वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, व्यक्तियों का खरीद फरोख्त किस अनुच्छेदों के तहत पूरी तरह से बैन है? याद रखिए कि आंशिक भी नहीं, पूरी तरह से बैन है। या शोषण के विरुद्ध होने वाले या शोषण के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो पाए अथवा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं उनसे परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? यदि नहीं तो चलिए ये वीडियो आपके लिए है। आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधे मैं सामने पॉइंट पे आता हूँ। सामने पॉइंट पर आता हूँ मतलब कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पे हमने हेडिंग दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमें व्यक्तिगत रूप से कोई शोषित न करे, इसके लिए संविधान में क्या कहते हैं, अनुच्छेद लिखे गए हैं। सोचिए जब संविधान बना होगा तो कैसा सिचुएशन होगा। हमारे देश में प्रथा थी बेगारी प्रथा। ये मैंने बहुत बचपन में देखी तो नहीं है लेकिन अनुभव की। बेगारी प्रथा वो प्रथा होती थी जहां पे कोई मजदूर या कोई व्यक्ति अपने मालिक का मतलब जिनके वो काम करता था, एक दिन मुफ्त का काम करना होता था। इसके बदले में मालिक उन्हें कुछ नहीं देते थे। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, और उसे कहा जाता था बेगारी करना। बेगारी एक शब्द है जिसका मतलब होता है बिना धन दिए हुए किसी काम को कर पाना। ऐसे इसके शब्दों के विश्लेषण में जाएंगे तो डिटेल होगा, लेकिन बेगारी का मूल मतलब वही होता था कि बिना कोई मूल्य चुकाए हुए काम कर पाना। अब सोचिए कि आपसे कोई काम कराए और पैसा न दे, क्या आपकी सिचुएशन होगी? शोषण का यह एक बहुत बड़ा हथियार था ताकि वैसे लोग जो नीचे हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उन्हें हमेशा इस तरह से कुचला ही रखा जाए। एक बहुत अच्छी कहानी है, जो भी भारतीय संविधान पढ़ते हैं, न्याय की उपलब्धता न होने के कारण अन्याय कैसे बढ़ जाती है अथवा अन्याय जो है वो कैसे विभिन्न रूपों का सहारा लेकर के लोगों को नीचे कर देता है या कहिए कि गुलामी की ओर धकेल देता है। इसका एक बहुत अच्छा कहानी मिलेगा, सवा सेर गेहूं। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है सवा सेर गेहूं, आप उसे पढ़िए। देखिए कि न्याय की उपलब्धता न होने के कारण कैसे कोई व्यक्ति ताजन्म गुलामी की ओर चला जाता है। चलिए आइए परीक्षा उपयोगी चीज पर आते हैं। ये तो कथा कहानी होगी। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव का यहाँ पे दो चीज है, मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। बात समझिए, मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम, परीक्षाओं में जब प्रश्न आते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दास प्रथा किस अनुच्छेद के तहत बंद की गई है, वेश्यावृत्ति किस अनुच्छेद के तहत बंद है, तो लोग गड़बड़ाने लगते हैं कि अरे 23 है कि 24 है, कहाँ है? नहीं, सीधा सीधा ध्यान रखेंगे। दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब होता है कि महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, किसी भी ह्यूमन बॉडी का किसी भी प्रकार से खरीद फरोख्त कर पाना और साथ ही दुर्भावना के तहत किया गया व्यवहार या व्यापार दुर्व्यापार में आता है। ऐसे तो व्यापार शब्द नहीं है। मानव का दुर्व्यापार एवं बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम का प्रतिषेध होगा एवं इसका अपराध एवं इसका उल्लंघन अपराध होगा तथा विधि के अनुसार दंडनीय होगा। देखिए हमने शब्द को बहुत ही खोजबीन करके आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से लिखा है। मानव का दुर्व्यापार एवं बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम मतलब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि अन्य बलात्श्रम में आता है कि आप किसी को डर से, दबाव से या अन्य वैसे लोक कारणों से भी मुफ्त का श्रम या वैसा श्रम नहीं करा सकते हैं जिसकी करने की उसकी इच्छा नहीं है। अब इसको ऐसे समझिए कि कोई एक महिला है, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है, वो भूख से बिलबिला रहा है, या कोई एक पुरुष है जिसके घर में महिला और बच्चे हैं, वो भूख से बिलबिला रहे हैं या उनकी आर्थिक विपन्नता इतनी ज्यादा है कि वो कुछ प्रभावित है। अब आप उस पुरुष से वैसा कोई काम नहीं करा सकते हैं या काम करा के कम मूल्य नहीं देंगे, जो सही नहीं है, कानूनन सही नहीं है। ये भी बलात्श्रम की श्रेणी में आता है। पीसीएस के परीक्षाओं में इस तरह के सिचुएशन को रख करके आपसे परीक्षा में सवाल पूछ सकता है। तो इसलिए हमने देखा कि अन्य बलात्श्रम, अन्य मतलब अन्य तरीकों से भी प्रभावित करके, जैसे किसी बच्चा को आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे 500 रुपया दे रहे हैं, जाओ वहां बम फेंक दो, ये गलत है। आप बलात्श्रम करा रहे हैं, उसके बाल मन का शोषण एक तरह से हो गया।
या आप किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि देखो तुमने घर में बीवी बच्चा भूखा वैसा पड़ा है, तुम्हें माँ बाप बुजुर्ग है, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम मेरा एक काम कर दो। अब उसका श्रम होता है, मान के चलिए 10,000 रुपया 20,000 रुपया, आप उससे आप 2,000 4,000 में करा रहे हैं, तो ये भी बलात् श्रम में आता है। बात समझ रहे हैं ना, ये भी बलात् श्रम में आता है। तो संविधान में सबका प्रतिषेध होगा, और इसका यदि कोई उल्लंघन करता है तो अपराध होगा तथा विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब यहाँ पे दंडनीय कौन कौन होगा, तो राज्य भी होगा और आदमी भी होगा। आदमी मतलब व्यक्तिगत आदमी भी होगा। और 23 और 24 जो है ना जी, वो नागरिक गैर नागरिक सबको प्राप्त है। गैर नागरिक के साथ भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई विदेशी आया तो आप उसके साथ जबरदस्ती उसे घोड़ा गाड़ी नहीं चलवाने लगे, कह रहे तू तो देश वाला के लिखल था कि हम बलात् श्रम नहीं करेंगे, तो विदेशी है करा सकते हैं, हर्ज तो पाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अब इसमें क्या क्या शामिल है, सो हमने खोज के लिख दिया। जो जो अभी तक परीक्षा में पूछा है ना, वो खोज के लिखे हैं। क्या क्या शामिल है, पुरुष महिला एवं बच्चों का खरीद बिक्री, पुरुष महिला एवं बच्चों का किसी भी प्रकार का खरीद बिक्री अवैध है। महिला एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, देखिए हमने पहले ही बोला था अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। आप महिलाओं का शारीरिक शोषण उनके भूख भय के आधार पे नहीं कर सकते हैं, यदि ऐसा करेंगे तो दंडनीय हो जाएगी। हालांकि ये चीज अभी भी बहुत परेशानी वाला चीज है। तीसरा, देवदासी एवं दास प्रथा, देवदासी एवं दास प्रथा जैसी चीजें जो है वो भी बैन है। मंदिरों में पहले देवदासी होते थे, दास होते थे, वो भी बैन है। बिना किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करा सकता। हाँ, कोई व्यक्ति यदि चाहे कि हम 2 घंटा जाकर मंदिर में सेवा करें, वो अलग सी मैटर है, वो किया जा सकता है, लेकिन उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं। लेकिन 23 का 2 एक अपवाद प्रस्तुत करता है। 23 का 2 अपवाद क्या प्रस्तुत करता है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोग या उपयोग हेतु अनिवार्य सेवा ले सकता है। राज्य सार्वजनिक उपयोग या प्रयोग के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है। यहाँ पे अनिवार्य सेवा का मतलब हो गया कि राज्य को जरूरत हो गया, जैसे सैन्य सेवा हो गया। पुराना जमाना में जब हम लोग बहुत छोटा थे ना, तो कहीं पे बांध बनता था, तो उस समय सरकारी सिस्टम या तंत्र था, थोड़े संसाधनों की कमी होती थी, तो जो बांध बंधाने वाले इंजीनियर होते थे या लोग होते थे, वो आते थे, बोलते थे कि देखो यहाँ पे 4 गांव के लोगों के लिए बांध बांधा जा रहा है, जिससे सिंचाई पटवन होगी, तो एक काम करो, चारों गांव से कुछ लोग आओ और बांध को बांध दो। तो सरकारी तंत्र भी होता था, 4 गांव के लोग भी होते थे, और सभी लोग मिलकर उसको बांधते थे। और इसके एवज में उन्हें कोई धन नहीं मुहैया होती थी। वहीं पे कुछ लोग जो होते थे, बड़े लोग या दानशील टाइप के लोग, उन लोगों को चाय पानी नाश्ता, हालांकि उस समय चाय पानी नहीं होता था, उसमें चना चबेना मिलता था, मिठा का शरबत, गुड़ का शरबत मिलता था, यही सब मिलता था। तो ये सरकारी काम हुआ। तो सरकारी काम के लिए सरकार आपको अनिवार्य सेवा में ले सकती है। एक उदाहरण जो हमने बताया पुराना था, आधुनिक समय में ऐसे कुछ भी काम को सरकार करा सकते है, जैसे अनिवार्य सैन्य सेवा कर दे सकते हैं, आप जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। जब सरकार ऐसा करेगी तो इसमें केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेद नहीं करेगा। इसको याद रखिएगा, बीपीएससी वाला जेपीएससी वाला ये पूछ लेगा तो गड़बड़ा जाइएगा। कौन कौन है, धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग। यहाँ पे लिंग नहीं लिखा हुआ, कि लिखा हुआ है जी, नहीं लिखा हुआ। धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेद नहीं करेगा, यानी कि लिंग के आधार पर भेद कर सकता है। परीक्षा में कैसे सवाल बनेंगे, समझ में आ गया। तो लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है। अनिवार्य सेवा सैन्य सेवा करेगा तो आप बोलेगा सर महिला लोग को कहने ले जाएगा, भाई नहीं ले जाएगा। या कुछ वैसा शर्त तो लाद दे सकता है, जैसे योग्यता इसमें नहीं लिखा है, योग्यता लाद दे सकता है। हाइट बोल देगा कि नहीं, हम 5.5 फीट से नीचे का आदमी, 7 फीट से ऊपर का आदमी के नहीं ले जा सकते हैं। यानी कि शारीरिक शैक्षणिक योग्यता को आप पर थोप सकता है, लेकिन इन सब के आधार पर वो भेद नहीं करेगा। कब, जब 23 के 2 के तहत राज्य सार्वजनिक उपयोग या प्रयोग के लिए कोई अनिवार्य सेवा लाएगा। तो ये तक कौन था, 23 का 1 और 2। यहां से कैसे सवाल बनते हैं सो हमने बताया, फटाफट इसको एक नजर देख लीजिए। अब देखते हैं फटाफट 24 को। देखिए अनुच्छेद 24 को, 24 क्या कहता है, 24 है बड़ा सिंपल, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यहाँ कारखाना तो समझ में आ गया, आदि क्या है, आदि क्या है, तो कारखाना आदि जोड़ा हुआ उसमें रहता है जो इसी तरह की चीजें होती हैं, जैसे कारखाना, खदान, रेलवे, पुल, पुलिया या वैसे जगह जहां पे बालकों का प्राण या शरीर संकट में आ सकता है, वहां पे इस चीज को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू होते हैं। पहला है 14 वर्ष से, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाना, खान, खदान, रेलवे, हमने डॉट डॉट दे दिया, यानी कि इस तरह के या अन्य परिसंकट में, अन्य परिसंकट में मतलब इसी तरह के वैसे चीज जहां पे बच्चों की जान खतरे में आ सकती है, शरीर खतरे में आ सकती है, उनकी बौद्धिकता खतरे में आ सकती है, कि नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
बात समझे, यहाँ नहीं लगाया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, 2006 से सरकार ने घरेलू नौकर, चाय के दुकान, होटल, रेस्तरां, यानी कि जहां पे पब्लिक जुड़ा होता है, चाय के दुकान पे, होटल में, रेस्तरां में, बहुत छोटा में जब हम लोग जाते थे तो छोटा छोटा बच्चा होता था, वो देता था, क्या बोलते हैं, टेबल वगैरह साफ करता था, या इस तरह की चीजें जो होती थी, उसको सरकार ने बंद कर दिया। बोला कि नहीं, 14 साल से बच्चा को आप नहीं रख सकते हैं। कब कानून ले आया? 2006 में। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमयन अधिनियम 1986 इसके महत्वपूर्ण कानून है, यानी कि सरकार जो है आपको जो दंडित करेगी इसी कानून के तहत में दंड में लाता है। और यदि आप 14 साल से कम बच्चों को इस तरह के नियोजन में रखते हैं तो आप सीधे सीधे अनुच्छेद 24 का उल्लंघन कर रहे होते हैं। तो ये था 23 और 24। 23 में या 24 में बहुत सारे लोग होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब एक सवाल आपसे, कोई बच्चा सिनेमा में जो काम करता है, क्या वो बाल श्रम में नहीं आता? कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, अभी वैभव सूर्यवंशी का नाम सुन रहे हैं, मात्र 15 साल 16 साल के हैं, इतने बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं, पिछले कुछ एक साल से लगा रहे हैं, तो क्या वो बाल श्रम में नहीं आता है? दिक्कत वाली बात है ना। क्या आपने सुना होगा कि कोई 8वां 9वां का, सॉरी 12 14 15 साल का बच्चा जो है कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, खोज कर दिया, आविष्कार कर दिया, क्या ऐसा बाल श्रम में नहीं आते हैं? तो नहीं आते। देखिए, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। कारखानों आदि ऐसे में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए, सरकार और समाज का यह मानना है कि किसी भी बच्चा को वैसे जगह पे लगाने से जहां पे उसके बौद्धिक शारीरिक विकास को असर पड़ सकता है, वो इस कैटेगरी में तो आ जाएंगे, लेकिन जहां पे उनको नहीं पड़ता है वो नहीं आएंगे। अब आप कहिएगा कह रहे श्रीमान, हम घर में बच्चा थे तब बाबूजी बहुत पानी मंगवाते थे, तो क्या बाल श्रम में आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया अभी तो पिताजी से पूछिए आएगा कि नहीं आएगा। बात को समझिए, सिनेमा में जो काम करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, ये एक तरह से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, और ये बौद्धिक विकास बच्चों के भविष्य के लिए आगे चलकर बहुत ही सदुपयोगी होता है। तो इस तरह से ये उनके क्या बोलते हैं, शोषण में नहीं आता है, तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि जबरदस्ती कोई काम ऐसा करवाया जा रहा है जो उनके लिए विकास में बाधक है, तो फिर 24 का उल्लंघन हो जाएगा। आशा है कि आपको एक कंफ्यूजन समझ में आ रही होगी। ध्यान दीजिए, यदि किसी भी कृत्य से बच्चों के बौद्धिक शारीरिक विकास को बाधा पहुंचता है, हानि पहुंचती है, तो वो सीधा सीधा अनुच्छेद 24 का उल्लंघन हो जाएगा। और यदि उससे नहीं होती है, उनसे किसी कृत्य से बच्चों के बौद्धिक, चारित्रिक और साथ ही शारीरिक विकास में कोई बाधा नहीं हो रही है और बौद्धिक विकास बहुत बढ़ रहा है, तो फिर 24 का उल्लंघन नहीं आएगा। सिनेमा वाला मामला, क्रिकेट वाला मामला, शतरंज वाला मामला, और है ना कौन तो शतरंज खेलने वाले, नाम मैं भूल रहा हूं, तो वो इसमें नहीं आते, ध्यान दीजिएगा। तो ये था अनुच्छेद 23 और 24। अब स्क्रीन पे आपको कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे, आप इन प्रश्नों का उत्तर हमें फटाफट दीजिए ताकि मैं समझूं कि आप इसे कहां तक सीखें। फिर से आपसे आग्रह कर लूं कि आप खुद से नोट्स बनाएंगे, खुद से पढ़ेंगे, और फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस तरह के रीलों पर आने वाले वैसे टीचरों से जो ये कहते हैं कि मेरे पास आइए, मैं सारी सुविधाओं का लड़ी लगा दूंगा, होशियार रहिए, कोई सुविधा नहीं देने वाला है, हम भी नहीं देने वाले। हम बार बार सबसे आग्रह करते हैं, खुद से पढ़िए, जितने भी मानक पुस्तक होते हैं उन्हीं को पढ़िए, किसी का नोट्स किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जैसे लोगों का वीडियो सिर्फ चलते फिरते बस ट्रेन में बैठे हुए हैं वहीं पर देख लीजिए ताकि किताब का बोझा कम रहे। तो इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।